हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर कार्य करने वाले सभी सीएचओ, एएनएम, आशा, मेडिकल ऑफिसर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, डेटा एंट्री ऑपरेटर को आदित्य गुरु का नमस्कार। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था और बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही सकारात्मक रिस्पांस आप सभी ने दिया, उसके लिए आप तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आज का जो वीडियो है वो इंसेंटिव को कैसे क्लेम किया जाए, अपना इंसेंटिव किस तरीके से बढ़ाया जाए, उसके बारे में ये पूरा वीडियो बना है। और सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन पर जरूर अपनी उंगली ले जाकर के प्रेस कीजिए, ताकि ये चैनल हर उस तक पहुंच सके जिसे इसकी आवश्यकता है। क्योंकि इसमें इंसेंटिव के लिए आशा भी महत्वपूर्ण है, एएनएम भी महत्वपूर्ण है और साथ में सीएचओ तो इम्पोर्टेंट है ही है। और हमारी जो पीएससी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की टीम है उसमें चिकित्सा अधिकारी, फार्मासिस्ट, नर्सिंग स्टाफ, डेटा एंट्री ऑपरेटर, इसके अलावा और जो अन्य कार्मिक हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए ये चैनल के माध्यम से यह वीडियो सभी तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर अपने उंगली का उपयोग करते हुए बटन जरूर दबाएं। आज हम आप सभी को इंसेंटिव जो HWC के अंतर्गत दिया जाता है उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। क्योंकि इंसेंटिव के माध्यम से आप अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि इंसेंटिव बहुत कम नहीं है, क्योंकि इंसेंटिव हर कैडर को अच्छा भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, अन्यथा आप इंसेंटिव कैसे क्लेम किया जाए उससे फिर वंचित हो जाएंगे और जानकारी अधूरी आपको प्राप्त होगी। इसलिए आज हम आप सभी के बीच इंसेंटिव का वीडियो लेकर के आए हैं, ताकि आप बहुत ही अपनी कमाई को बढ़ा सकें और जो राज्य सरकार और भारत सरकार का जो पैसा है उसको आप क्लेम कर सकें। आज हम चर्चा करते हैं कि आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंतर्गत किस किस इंडिकेटर पर पैसा दिया जाता है और वो कौन से इंडिकेटर हैं, उनका क्या महत्व है और उस महत्व को समझते हुए आप अपने इंसेंटिव को कैसे क्लेम करेंगे। तो इसलिए आप आवश्यक रूप से इस वीडियो को अंत तक देखें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपना हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंतर्गत मिलने वाली इंसेंटिव के बारे में। आइए अब हम देखते हैं जो हमारे 15 इंडिकेटर्स हैं उनका इंसेंटिव क्या क्या प्रावधान है। तो सबसे पहला जो हमारा पहला इंडिकेटर है, गर्भवती महिलाओं का अनुपात जिन्होंने निर्धारित तिथि के अनुसार प्रसव पूर्व देखभाल सेवा प्राप्त की हो, यानी कि ये एएनसी से संबंधित है पहला इंडिकेटर। अब हमें फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, क्योंकि आप कैलकुलेट कैसे करोगे, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला वो ये कहता है कि उस महीने, जिस महीने का आप इंसेंटिव क्लेम कर रहे हैं, कि उस महीने गर्भवती महिलाओं की संख्या जिन्होंने इस महीने में प्रसव पूर्व सेवाएं प्राप्त की हों, उसको डिवाइड करना है कुल पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की संख्या जिनकी उसी महीने ड्यू है। तो जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तब आपका, और इंटू 100, जब 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका परसेंटेज पता चल जाएगा कि हमारे HWC में इस महीने कितनी गर्भवती महिलाओं की एएनसी पंजीकरण हुआ है। इसका जो बेंचमार्क है वो 80% है। अब ये डेटा आएगा कहां से? जैसा आपको सभी को पता है कि आज की तारीख में पीसीटीएस पर सारा डेटा रजिस्टर्ड होता है। तो आप ये इंश्योर करें कि आपके एरिया की जितनी भी गर्भवती माताएं हैं उनकी जो सेवाएं प्रदान की जा रही हैं उनको पीसीटीएस में दर्ज करवाया जाए। अब इसमें दो तरीके का प्रोत्साहन राशि विभाजित किया गया है। एक है 75%। यदि आप 75% काम करोगे तब आपको टोटल जो इंसेंटिव मिल रहा है इस इंडिकेटर का, उसका 75% ही मिलेगा। और आपने 100% 100% काम कर लिया है
तो आपको 100% पैसा मिलेगा। इसका मैक्सिमम जो इंसेंटिव है वो सीएचओ के लिए 1,000 रुपए है, आशा के लिए 67 रुपए है और एएनएम के लिए 100 रुपए है। अब हम दूसरे इंडिकेटर पर चलते हैं। दूसरा इंडिकेटर कहता है कि नवजात शिशुओं का अनुपात जिन्होंने एचबीएनसी हेतु भ्रमण किया गया है, मतलब जिनका एचबीएनसी भ्रमण किया गया है, उनके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये कहता है कि नवजात शिशुओं की संख्या जिन्होंने इस महीने एचबीएनसी सेवाएं निर्धारित समय के अनुसार प्राप्त की हैं, उसको आपको डिवाइड करना है कि आपको इस महीने कितने नवजात शिशुओं की एचबीएनसी ड्यू थी, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका प्रतिशत आपके पास आ जाएगा। इसका जो बेंचमार्क है कम से कम 80% होना चाहिए। इसका भी सोर्स पीसीटीएस पोर्टल है। इसमें भी यदि आप 75% आपको इंसेंटिव तभी मिलेगा जब आप 80% नवजात शिशुओं तथा मां के एचबीएनसी विजिट करते हैं और आपके लक्ष्य के सापेक्ष आपने 100% विजिट किया है तो आपको 100% इंसेंटिव मिलेगा। और इसका मैक्सिमम जो प्रोत्साहन राशि है वो सीएचओ के लिए 1,000 रुपए है, आशा के लिए 67 रुपीज है और एएनएम के लिए 100 रुपीज है। अब हम तीसरे इंडिकेटर की तरफ चलते हैं। तीसरा इंडिकेटर कहता है कि 1 वर्ष तक के उम्र के बच्चों का अनुपात जिनका निर्धारित तिथि के अनुसार पूर्ण टीकाकरण हुआ हो। तो इसका फॉर्मूला क्या है कि बच्चों की संख्या जिनका शेड्यूल के अनुसार इस महीने टीकाकरण किया गया हो, डिवाइडेड करना है कि उस महीने कुल पंजीकृत बच्चों की संख्या, और 100 से जब हम गुणा कर देंगे तो हमारे पास प्रतिशत आ जाएगा। और बेंचमार्क ये 90% है। पीसीटीएस पोर्टल इसका सोर्स है, आप वहां से इसका डेटा एक्सेस कर सकते हैं। और प्रोत्साहन राशि का 75% मिलेगा जब आपने लक्ष्य के सापेक्ष 90% बच्चों का शेड्यूल के अनुसार टीकाकरण करवाया है। और 100% 100% आपको इंसेंटिव तब मिलेगा जब आपका जो टारगेट के सापेक्ष आपने 100% बच्चों का टीकाकरण किया है। इसमें प्रति स्टाफ अधिकतम प्रोत्साहन राशि सीएचओ के लिए 500 रुपए है और आशा के लिए 33 रुपए है और एएनएम के लिए 50 रुपए है। क्योंकि टीकाकरण को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है तो अब हम तीसरे ए की बात कर ली है, अब हम तीसरे बी की बात करते हैं। तो बी जो कहता है वो 2 वर्ष तक के बच्चों के लिए बात करता है। तो 2 वर्ष तक के उम्र के बच्चों का अनुपात जिनका निर्धारित तिथि के अनुसार टीकाकरण हुआ हो। तो इसका फॉर्मूला है कि बच्चों की संख्या जिनका शेड्यूल के अनुसार टीकाकरण किया गया है डिवाइड करना है कि उस महीने कितने बच्चों का ड्यू है, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रतिशत में आपके पास नंबर आ जाएगा। तो इसका बेंच मार्क जो है वो 90% है। सोर्स जैसा आप सभी को पता है कि पीसीटीएस पोर्टल है। इसमें भी प्रोत्साहन राशि 75% मिलेगी जब आपने 90% काम किया है, और 100% आपने काम किया है तो आपकी पूरी धनराशि मिलेगी। तो इसका भी अधिकतम जो प्रोत्साहन राशि है सीएचओ के लिए 500 रुपए है, आशा के लिए 33 रुपए है और एएनएम के लिए 50 रुपए है। अब हम चौथे इंडिकेटर की तरफ चलते हैं। जो चौथा इंडिकेटर बोलता है टीबी की जांच के लिए रेफर किए गए रोगियों का अनुपात। इसमें कि निदान के लिए रेफर किए गए संदिग्ध टीबी के रोगियों की संख्या को डिवाइड करना है ओपीडी में उपस्थित कुल रोगियों की संख्या से। इसका बेंचमार्क कहता है कि ओपीडी से पहचाने गए न्यूनतम 4% रोगियों को टीबी की जांच के लिए आपने हायर सेंटर को रेफर किया हो। इसका जांच करने का जो स्रोत है कि आप डेटा कहां से लोगे, वो निश्चय पोर्टल है या HCHWC रजिस्टर आप वहां पर मेंटेन कर रहे होंगे तो वहां से लीजिए। इसमें ओपीडी में पहचाने गए 4% और अधिक रोगियों के टीबी की जांच, ये इसका बेंचमार्क है। यदि आप 4% और उससे अधिक रोगियों की जांच के लिए हायर सेंटर को रेफर करेंगे तो सीएचओ के लिए 1,000 रुपए है, आशा के लिए 67 रुपए है और एएनएम के लिए 100 रुपए है। अब हम पांचवें इंडिकेटर की बात करते हैं। पांचवा इंडिकेटर कहता है कि ओपीडी रोगियों की संख्या।
इसमें नए और पुराने रोगियों के सहित ओपीडी की संख्या आपको लिखनी है। इसमें जो, क्योंकि हमारे राज्य में कुछ सब सेंटर की संख्या बहुत कम होती है, कुछ की ज़्यादा होती है, तो ये आपको अपने स्तर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन जो सरकार ने इसके लिए नियम बनाया है वो ये है कि 5,000 की जनसंख्या के लिए 300 से 400 ओपीडी आपकी पर मंथ होनी चाहिए। यानी कि अनुमानित है कि 1,000 की जनसंख्या पर कम से कम 60 की ओपीडी होनी चाहिए। अब इसका डेटा कहां से लोगे? एक तो आपके पास ओपीडी का जो रजिस्टर होता है उससे डेटा लोगे, और दूसरा है जो HWC पोर्टल पर आप पर डे एंट्री करते हो, उसमें ओपीडी की संख्या लिखी जाती है, तो आप वहां से डेटा एक्सेस कर सकते हो। इसमें है कि कुल जनसंख्या का कम से कम 6% ओपीडी किया हो तो आपको 75% इंसेंटिव मिलेगा, और कम से कम जनसंख्या का 8% आपने ओपीडी किया है तो आपको 100% पैसा मिलेगा। तो इसमें अधिकतम जो प्रोत्साहन राशि है वो सीएचओ के लिए 1,000 रुपए है, आशा के लिए 67 रुपए है, और एएनएम के लिए 100 रुपए है। सिक्स जो 6 नंबर का जो इंडिकेटर है वो है सी बैक फॉर्म से संबंधित, यानी कि 30 वर्ष से अधिक के जो उम्र के व्यक्ति हैं उनके कितने के सी बैक फॉर्म भरे गए हैं। तो इसमें फॉर्मूला है कि आपने भरे गए कुल सी बैक फॉर्म की संख्या को डिवाइड करना है कि 30 वर्ष की जनसंख्या कितनी है आपके क्षेत्र की, यानी कि 30 वर्ष से अधिक। अब इसका जो बेंचमार्क है वो ये कहता है कि 5,000 की जनसंख्या के लिए 30 वर्ष से अधिक उम्र के करीब 120 व्यक्ति प्रति माह, या 3,000 की जनसंख्या के लिए 30 वर्ष से अधिक उम्र के करीब 74 व्यक्ति प्रति माह होंगे। इसका जांच करने का जो डेटा कहां से लाओगे? डेटा है एनसीडी पोर्टल है या HWC पोर्टल है। इसमें 75 और 100% का अलग से बाइफरकेशन नहीं है, इसमें सीधा एक ही इंडिकेटर है कि 5,000 की जनसंख्या के लिए 30 से अधिक उम्र के 120 और 3,000 की जनसंख्या वाले करीब 74। तो अब इसमें अधिकतम प्रोत्साहन राशि जो है वो 1,000 रुपए है, आशा के लिए 67 रुपए है, और एएनएम के लिए 100 रुपए है। सातवें इंडिकेटर की बात करते हैं। सातवां इंडिकेटर जो दो हिस्सों में विभाजित किया गया है, 7A, कि उच्च रक्तचाप किए गए 30 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों का अनुपात है। जो बार बार भी कुछ आते होंगे उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो इसका जो फॉर्मूला है कि उच्च रक्तचाप की जांच किए गए व्यक्तियों की संख्या से डिवाइड करना है कि 30 साल या उससे अधिक के कितने व्यक्ति उस क्षेत्र में हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो इसका जो बेंचमार्क है कि 5,000 की जनसंख्या के लिए 30 वर्ष से अधिक उम्र के करीब 150 व्यक्ति प्रति माह, और 3,000 की जनसंख्या के लिए 30 वर्ष से अधिक के करीब 74 व्यक्ति प्रति माह रक्तचाप की स्क्रीनिंग के लिए आपके पास आएंगे। इसका जांच करने का जो स्रोत है वो एनसीडी पोर्टल है। इसमें जैसा हमने पहले भी बताया और आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, और प्रति स्टाफ जो इसकी अधिकतम प्रोत्साहन राशि है वो सीएचओ के लिए 500 रुपए है, और आशा के लिए 33 रुपीज है, और एएनएम के लिए 50 रुपए है। जो 7B है वो उपचार से संबंधित है, जो उच्च रक्तचाप के रोगी हैं उनका उपचार। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है कि उच्च रक्तचाप में रोगियों की संख्या जिनका फॉलोअप या देखभाल की गई है डिवाइड करना है कि उच्च रक्तचाप के कितने रोगी हैं आपके एरिया में। इसका बेंचमार्क है 80%। ये 30 से 49% रोगियों का उपचार करते हैं तो आपको इंसेंटिव का 75% पैसा मिलेगा, और 50% या उससे अधिक रोगियों का उपचार करते हैं तो आपको 100% पैसा मिलेगा। इसमें सीएचओ के लिए 500 रुपए है, आशा के लिए 33 रुपीज है, और एएनएम के लिए 50 रुपए है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आठवां इंडिकेटर। आठवां इंडिकेटर कहता है कि इसके भी दो हिस्से हैं। ये मधुमेह से संबंधित है, डायबिटीज। तो डायबिटीज की जांच किए गए जो रोगी हैं जो 30 वर्ष या उससे अधिक हैं, और इसमें वो रोगी भी इंक्लूड हैं जो आपके साल में बार बार आपके पास स्क्रीनिंग के लिए आते हैं। इसका भी फॉर्मूला सेम है जैसा उच्च रक्तचाप वाला है। इसमें भी सेम टारगेट करके चला गया है। तो इसका जो बेंचमार्क है, 5,000 की जनसंख्या पर 30 वर्ष से अधिक के 150 व्यक्ति हैं, और 3,000 से ऊपर की जनसंख्या वाले जो हैं वो 74 व्यक्ति प्रति माह मधुमेह की जांच की स्क्रीनिंग के लिए आएंगे। इसका सोर्स एनसीडी पोर्टल है।
इसमें भी 75% और 100% का कोई अलग से बाइफरकेशन नहीं है। इसमें नंबर है कि 150 व्यक्ति 5000 की जनसंख्या पर आएंगे और 74 जो है वो 3000 की जनसंख्या पर आएंगे। इसमें अधिकतम राशि सीएचओ के लिए 500 रुपए है, आशा के लिए 33 रुपए है और एएनएम के लिए 50 रुपए है। 8वीं उपचार से संबंधित है, जो मधुमेह रोगियों का उपचार करेंगे। इसमें बेंचमार्क 80% है। इसकी भी प्रोत्साहन राशि जो है 30 से 49% रोगियों का उपचार करोगे तो आपको 75 रुपीज मिलेगा और 50% से अधिक रोगियों का उपचार होगा तो आपको 100% पैसा मिलेगा। ये हमें जो इसके बेंचमार्क बनाए गए हैं ये बहुत ही जरूरी भी है, याद रखना भी आवश्यक है, तभी आप अपना क्लेम सही से कर पाओगे। सीएचओ के लिए 500 रुपए है, आशा के लिए 33 रुपए है और एएनएम के लिए 50 रुपए है। अब हम नौवां इंडिकेटर पर बात करते हैं। नौवां इंडिकेटर है टेली कंसल्टेशन सेवा से संबंधित है। ये सीएचओ के द्वारा मरीजों को टेली कंसल्टेशन सेवा प्रदान की गई है, उससे संबंधित है। इसमें एक महीने में, यानी कि रिपोर्टिंग जिस महीने का आप क्लेम कर रहे हो उस रिपोर्टिंग मंथ में कम से कम आपने 50 टेली कंसल्टेशन सेवाएं प्रदान की हो। अब इसमें ई संजीवनी या टेली मेडिसिन पोर्टल के माध्यम से ये हमारा जांच करने का तरीका होगा, जहां से आप डेटा एक्सेस कर सकते हो। 75% आपको पैसा तभी मिलेगा जब आप 40 कंसल्टेशन, कम से कम 40 कंसल्टेशन करोगे और 100% पैसा तभी मिलेगा जब आप 50 टेली कंसल्टेशन रिपोर्टिंग माह में करोगे। इसकी अधिकतम जो प्रोत्साहन राशि है वो सीएचओ के लिए है 1000 रुपए, आशा के लिए है 67 रुपए और एएनएम के लिए है 100 रुपए। अब हम 10वें इंडिकेटर की तरफ चलते हैं। 10वां इंडिकेटर कहता है कि जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर जो वेलनेस सत्र किए जाते हैं, अब रिपोर्टिंग माह में कम से कम आपको प्रतिमाह 10 सत्र करने हैं। ये इसका बेंचमार्क है और इसकी रिपोर्टिंग आपको HWC पोर्टल पे करनी होती है। तो जब आप डेली एंट्री कर रहे होगे तो आप वहां से डेटा एक्सेस कर सकते हो। 75% पैसा मिलेगा कि आपने कम से कम 8 सत्र लगाए हों वेलनेस के और कम से कम आपने 10 सत्र लगाए होंगे तो आपको 100% पैसा मिलेगा। इसकी जो अधिकतम राशि है प्रोत्साहन के लिए वो सीएचओ की 1000 रुपए है, आशा के लिए 67 रुपए है और एएनएम के लिए 100 रुपए है। जो 11वां हमारा इंडिकेटर है वो है वार्षिक स्वास्थ्य कैलेंडर के आधार पर जो आप वेलनेस गतिविधि आयोजित करेंगे। अब इसमें आप निकालोगे कैसे इसका? तो आप ये देखिए कि जो आपका वेलनेस एनुअल कैलेंडर बनाया गया है उसमें उस महीने कितनी वेलनेस एक्टिविटी डिफाइन की गई है। तो आयोजित की गई वेलनेस गतिविधियों की संख्या को डिवाइड करना है कि वार्षिक स्वास्थ्य कैलेंडर के आधार पर उस महीने कुल कितनी गतिविधि हैं। आपने उस महीने जो आयोजित करनी थी आपने 100% कर लिया है तो आपको 100% का पैसा मिलेगा। इसमें 75% का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो 100% आपको गतिविधि करनी है, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपको 100% वेलनेस एक्टिविटी करनी है। सीएचओ के लिए 1000 रुपए है, आशा के लिए 67 रुपए है और एएनएम के लिए 100 रुपए है। अब हम 12वें इंडिकेटर पर चलते हैं। 12वां इंडिकेटर है जन आरोग्य समिति। जैसा अभी सभी को पता है कि जन आरोग्य समिति की बैठक और जन आरोग्य समिति बनाने के लिए आप सभी को आदेश मिल गए होंगे, राज्य सरकार के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। तो इसमें शर्त यह है कि जो जन आरोग्य समिति के जो मेंबर हैं उनकी संख्या 60% उपस्थिति होनी चाहिए। तो 60% यदि सदस्य उस बैठक में उपस्थित होंगे उनकी संख्या डिवाइडेड बाई आयोजित होने वाली कुल बैठकों की संख्या। तो आपका ये 100% यानी कि जो भी आपकी बैठक है वो आपकी 100% 100% आपकी बैठकें होनी चाहिए और इसका जांच करने का है कि संबंधित चिकित्सा अधिकारी या सेक्टर अधिकारी के द्वारा रिपोर्ट किया गया हो। इसमें आपको जैसा हमने पहले बोला कि 100% आपको मीटिंग करनी है और इसमें सीएचओ के लिए 1000 रुपए है, आशा के लिए 67 रुपए है और एएनएम के लिए 100 रुपए है। अब हम 13वें इंडिकेटर की तरफ चलते हैं। 13वां इंडिकेटर है जो वीएचएनसी की बैठक। अब आप वीएचएनसी का प्लान बनवाएंगे। वीएचएनसी कहाँ और आपके एचडब्ल्यूसी के अंडर में कितनी वीएचएनसी बनी हुई है उनकी आपके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए।
उन बैठकों की संख्या का आपको पता होना चाहिए और उसका मासिक प्लान बना होना चाहिए। तो आपके मासिक प्लान के आधार पर ही आप निकाल पाओगे कि हमारी कितनी बैठकें आयोजित हो रही हैं। उसका एक रजिस्टर भी आप मेंटेन कीजिए। आपको शत प्रतिशत आपको बैठकें आयोजित करनी है। तब आप 100% आप बैठकें आयोजित करोगे, तभी आपको सीएचओ को 1000 रुपए, आशा को 67 रुपए और एएनएम को 100 रुपए मिलेंगे। अब हम चलते हैं 14वें इंडिकेटर की तरफ। 14वां इंडिकेटर कहता है कि एमसीएचएन सत्रों का आयोजन। आपके पास उस एरिया का माइक्रो प्लान होना चाहिए कि हमारे एरिया में कितने एमसीएचएन सत्र किस महीने में लगने हैं और कहां पर लगने हैं। ये सारा जो माइक्रो प्लान का एक हिस्सा होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी आप इसकी गणना कर पाओगे। आपके पास माइक्रो प्लान नहीं होगा तो आप गणना नहीं कर पाओगे, तो इसलिए माइक्रो प्लान बहुत आवश्यक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस महीने हमारे कितने सत्र लगने थे और उसमें से कितने लगे। तो कितने लगे उसको डिवाइड करना है कि कितने लगने थे, तो कम से कम 90% जो सत्र हैं वो लगे होने चाहिए, ये इसका बेंचमार्क है। लेकिन प्रोत्साहन राशि तभी मिलेगी जब आपके प्लान के अनुसार आपके 100% आपके एमसीएचएन सत्र लगे होंगे, तभी आपको 100% माना जाएगा। सीएचओ को तभी 1000 रुपए, आशा को 67 रुपए और एएनएम को 100 रुपए मिलेंगे। अब हमारा लास्ट जो इंडिकेटर है, 15वां इंडिकेटर, वो है दो हिस्सों में विभाजित है। एक 15A है कि जो रेफरल केसेस की मॉनिटरिंग से संबंधित है, कि जो आप अपवार्ड यानी कि जो उच्च संस्था से केस प्राप्त हुए हैं उनकी कुल संख्या कितनी है और आपने रेफर कितने केसेस किए थे। तो उसका 80% बेंचमार्क है कि 80% केसों की रेफरल केसों की मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। प्रोत्साहन राशि 60% आपने केसों की मॉनिटरिंग की है तो 75% और 80% मॉनिटरिंग की है तो उसका 100% मिलेगा। और इसमें सीएचओ को 500 रुपए है, आशा को 33 रुपए है और एएनएम को 50 रुपए है। जो 15वें इंडिकेटर का जो दूसरा हिस्सा है वो है डाउनवार्ड या फॉलो अप केसेस के, कि कितने केसेस जो हैं लौट करके उच्च संस्था से घर पर आते हैं, उनकी देखभाल करने के लिए कि कितने केस हमारे पास आए हैं उसको डिवाइड करना है कि चिकित्सा संस्थान को कितने केस रेफर किए गए थे उससे डिवाइड करना है। इसका जो बेंचमार्क कहता है कि कम से कम आप 80% केसों की मॉनिटरिंग करेंगे, जिसमें सीपीएससी या एनसीडी पोर्टल के माध्यम से आप ये डेटा एक्सेस कर सकते हो। 75% प्रोत्साहन राशि मिलेगी जब आपने 60% केसों की मॉनिटरिंग कर ली हो और 80% केसों की मॉनिटरिंग करने पर आपको 100 रुपए मिले 100% पैसा मिलेगा। इसमें प्रति स्टाफ जो अधिकतम प्रोत्साहन राशि है वो सीएचओ के लिए 500 रुपए है, आशा के लिए 33 रुपए है और एएनएम के लिए 50 रुपए है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस इंडिकेटर के बारे में अच्छी तरीके से ज्ञान हो गया होगा। और यदि ज्ञान नहीं भी हुआ है तो आप इस वीडियो को जब रिप्ले करके देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से इसको और समझ पाएंगे। हो सकता है कि आपने जब पहली बार वीडियो को देखोगे तो हो सकता है समझ में ना आए, तो एक बार दो बार जब आप देखना शुरू करेंगे तो आपको इस वीडियो के माध्यम से कि इंसेंटिव को कैसे क्लेम करना है, इसका क्या बेंचमार्क है, इसकी गणना कैसे करनी है और ये डेटा जो है कहाँ से आएगा वो आपको पता चल पाएगा। अदरवाइज क्या होगा कि आपको ज्ञान नहीं होगा तो आप अपना इंसेंटिव क्लेम नहीं कर पाओगे और फिर क्या होगा कि आपकी जो आय है वो कम हो जाएगी, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि हम काम तो कर रहे हैं लेकिन हमें इंसेंटिव नहीं मिल रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस 15वें इंडिकेटर तक जो भी आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें अपने वीडियो में जो नीचे आप कोई क्वेरी है तो वो हमें बता सकते हो। अब हम एक आगे और बढ़ते हैं इसी को लेकर के। इसमें टीम बेस्ड इंसेंटिव, जैसा मैंने पहले भी बोला था कि दो तरीके के इंसेंटिव हैं, एक परफॉर्मेंस बेस्ड है और एक टीम बेस्ड इंसेंटिव है। जो सीएचओ का है परफॉर्मेंस बेस्ड है, जिसमें 15 सूचकांक हैं, जिसको प्रतिमाह करीब 15,000 रुपए का प्रावधान है, जिसमें 1,000 रुपए प्रतिमाह प्रति सूचकांक, यानी कि जो 15 सूचकांक हैं उनको 1,000 रुपए प्रति सूचकांक है और इसकी गणना तभी होगी जब वो अपने बेंचमार्क को पूरा कंप्लीट कर लेता है। उसी तरीके से
जो उप स्वास्थ्य केंद्र HWC है उसमें मान लीजिए कि 2 एएनएम के लिए है कि 2 एएनएम को 15 सूचकांकों के लिए प्रतिमाह 3000 रुपए का प्रावधान है, जिसमें प्रति एएनएम 1500 रुपए क्लेम करेगी। जहां पर 2 एएनएम है वो प्रति एएनएम 1500 रुपए और 100 रुपए प्रतिमाह प्रति सूचकांक अधिकतम है। जहां पर एक एएनएम है वो भी प्रति एएनएम 1500 रुपए। ऐसा नहीं है कि आप 3000 रुपए क्लेम कर लोगे। इसमें अधिकतम प्रति माह जो राशि दी गई है उसको कोई भी जो हेल्थ वर्कर है वो उसको क्रॉस नहीं करेगा। इसी तरीके से एक जो और कैडर है वो आशाएं हैं, तो इन्होंने उप स्वास्थ्य केंद्र HWC के माध्यम से 5 आशाओं के लिए 15 सूचकांकों के लिए 5000 रुपए प्रति माह दिया है, जिसमें प्रति आशा 1000 रुपए क्लेम करेगी, जिसका प्रति सूचकांक प्रति माह 67 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि उप केंद्र पर 5 आशाओं से अधिक हैं तो उनको उसी अनुसार से विभाजित करके उनका मानदेय प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसी तरीके से ये हमने बात की जो उप स्वास्थ्य केंद्र HWC है। अब हम बात करते हैं कि जो PSC प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र HWC है, क्योंकि आज के समय में मैक्सिमम जो PSC है वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में बन चुकी हैं। तो अब हम PSC की बात करते हैं। तो PSC में किसको किसको मानदेय दिया जाता है, तो ये हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला है एक चिकित्सा अधिकारी, उसको 15 सूचकांकों के लिए प्रतिमाह 2250 रुपए है, जिसमें 150 रुपए प्रति माह प्रति सूचकांक ये अधिकतम धनराशि है, इससे ज्यादा धनराशि नहीं दी जाएगी। 2 स्टाफ नर्स नर्सिंग ऑफिसर हो गए, जिसमें 15 सूचकांकों के लिए प्रतिमाह 2100 रुपए है, प्रति नर्स 1050 रुपए है, 70 रुपए प्रतिमाह प्रति सूचकांक ये अधिकतम धनराशि है। एक फार्मासिस्ट जो 15 सूचकांकों के लिए प्रतिमाह 400 रुपए है, जिसका दर जो है वो 26 रुपए प्रतिमाह प्रति सूचकांक है। एक लैब टेक्नीशियन जो 15 सूचकांकों के लिए 400 रुपए है, जो कि 26 रुपए प्रतिमाह प्रति सूचकांक ये अधिकतम धनराशि दी जाएगी। इसके अलावा एक डेटा एंट्री ऑपरेटर जो 15 सूचकांकों के लिए प्रतिमाह 300 रुपए, जिसमें से 20 रुपए प्रतिमाह प्रति सूचकांक अधिकतम है। 2 एएनएम प्रति सूचकांक के लिए प्रतिमाह 2100 रुपए, यानी कि प्रति एएनएम 1050 रुपए, जिसका दर है 70 रुपए प्रति माह प्रति सूचकांक की अधिकतम धनराशि है। इसी तरीके से 5 आशाओं के लिए 15 सूचकांकों के लिए प्रति माह 3500 रुपए 3500 रुपए है, जिसमें प्रति आशा 700 रुपए मिलेगा और इसकी भी अधिकतम धनराशि प्रति माह प्रति सूचकांक 46 रुपीज यानी कि 46 रुपए है। तो ये प्रोत्साहन राशि का जो अलग अलग तरीके से जो विभाजन किया गया है, ये बहुत ही ध्यान देने की बात है कि वहां पर कितना स्टाफ है और उसमें कितना अधिकतम हम क्लेम कर सकते हैं। अधिकतम राशि से आप ज्यादा क्लेम नहीं कर सकते हो। आपका 75% और 100% वाला जो वर्क है आप उसको फुलफिल करोगे, तभी आपको पता चलेगा कि हम कितना पैसा क्लेम कर पाएंगे। अदरवाइज आपको ये ध्यान नहीं होगा कि हम किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, तो आप अपने प्रोत्साहन राशि को सही तरीके से क्लेम करके आप अपने मेडिकल ऑफिसर को नहीं दे पाओगे और उससे आपका क्लेम फिर नहीं मिलेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आप अपने क्लेम को सही कर पाएंगे। अदरवाइज आप अपने जो इंसेंटिव आपको दिया जा रहा है उसका सही तरीके से क्लेम नहीं कर पाएंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं, इसका प्रक्रिया क्या है, ये भुगतान प्रक्रिया क्या है कि हम अपना काम भी कर लिया लेकिन हमने क्लेम नहीं किया तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें क्लेम करना कैसे है। जैसा कि राज्य सरकार के द्वारा इसके लिए एक फॉर्मेट दिया गया है और उसी फॉर्मेट पर आपको अपने क्लेम भर करके सबमिट करने हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जो HWC उप स्वास्थ्य केंद्र है। उप स्वास्थ्य केंद्र पर जो कार्यरत टीम है उसमें आपको पता ही है CHO है, एएनएम है और आशा है। तो सभी टीम मेंबर CHO के माध्यम से अपना क्लेम फॉर्म भरेंगे
और उसकी गणना और जो सूचकांकों की प्रगति से संबंधित जो कार्य है वो सीएचओ भर करके सभी के प्रपत्र अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जो संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य है उसके चिकित्सा अधिकारी को भेजेंगे। चिकित्सा अधिकारी उसको वेरीफाई करेंगे, उसकी जांच करेंगे और उन प्रपत्रों को ब्लॉक चीफ मेडिकल ऑफिसर के कार्यालय में भेजेंगे, बीसीएमओ के कार्यालय में भेजेंगे। बीसीएमओ कार्यालय उसका सत्यापन करेंगे। उसके बाद फिर भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। उसी तरीके से जो पीएचसी एचडब्ल्यूसी है उसका क्या प्रावधान है वो भी देख लेते हैं एक बार। तो जो पीएचसी एचडब्ल्यूसी है उस पर जो कार्यरत टीम है, जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि एक मेडिकल ऑफिसर भी उस टीम का मेंबर है, स्टाफ नर्स भी है, फार्मासिस्ट भी है और भी जो लोग हैं हमने अभी पीछे आपको बताया है, तो ये सभी उस टीम के मेंबर हैं। तो वो अपना क्लेम फॉर्म अपने मेडिकल ऑफिसर को भेजेंगे, मेडिकल ऑफिसर उसको वेरीफाई करेंगे और वो भर करके जो भरे हुए प्रपत्र हैं उनको बीसीएमओ कार्यालय को भेजेंगे और बीसीएमओ कार्यालय उन जो आपके द्वारा डेटा भरा गया है उसकी जांच करेंगे, वेरीफाई करेंगे। उसके बाद उसकी भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो इस तरीके से ये हमने आपको बताया कि आप अपने क्लेम को कैसे भरेंगे और उसको कहाँ पर जमा करेंगे और उसमें किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, इसके बारे में हमने आपसे चर्चा की है। अब ये बहुत ही एक अत्यंत आवश्यक बात है कि ये जो प्रोत्साहन राशि है, ये प्रोत्साहन राशि जो अन्य प्रोग्रामों में मिलती है, जैसे मैटरनल हेल्थ में मिलती है, कुछ इम्यूनाइजेशन से है, कुछ एनसीडी के अलग प्रोग्राम चल रहे हैं उनसे मिलती है, मलेरिया, जो अलग अलग प्रोग्रामों में जो प्रोत्साहन राशि मिलती है उस प्रोत्साहन राशि का इस प्रोत्साहन राशि से कोई मतलब नहीं है। ये राशि अतिरिक्त है और इस अतिरिक्त राशि को क्लेम करना आपको अपने स्तर से है और वो क्लेम करने के बाद ही आपको प्रोत्साहन राशि आपके बीसीएमओ कार्यालय के द्वारा प्रदान की जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आप जब एक बार, दो बार, तीन बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपकी जो क्वेरी है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी और आपकी जब प्रोत्साहन राशि आपकी बढ़ेगी तो आपकी आय भी बढ़ेगी। तो मेरा यही उद्देश्य था कि जो भी सरकार के द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जा रही है वो सभी लोग क्लेम करें ताकि आपकी आय बढ़ सके और आपका जो हक है वो मिल सके। इसी के साथ हमारी आपसे पुनः विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए और अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा कीजिए, क्योंकि ये केवल एक कैडर के लिए नहीं है, ये कम्युनिटी लेवल हेल्थ ऑफिशियल एंड पर्सनल, यानी कि कम्युनिटी लेवल पर जो काम करने वाली हेल्थ वर्क फोर्स है उसके लिए बनाया गया है। इसमें सारे कैडर आप देख रहे होंगे इन्वॉल्व हैं। तो मेरी सभी से विनती है कि इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। इसी के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इस चैनल के साथ जुड़े रहें। सभी का एक बार पुनः धन्यवाद।